आज है 19 जुलाई और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हरित रेलवे। हाल ही में रेल मंत्रालय के द्वारा एक योजना चलाई गई हरित रेलवे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में इफ़ इट ब्लीड्स, ये एक पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई है। क्या है ये, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। साथ में संपर्क रहित कार पार्किंग, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब जो कार की पार्किंग है वो बिना छुए या संपर्क के बिना ही हो सकता है। तो ऐसा पहली बार हुआ है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये। तो इन सभी को हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो पिछले प्रश्नों के उत्तर थे वो यहाँ पे देख लीजिए आप, और वो सभी प्रश्न आपको पिछले वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको देखना है तो वीडियो आप देख लीजिए लास्ट में, वहाँ पे सभी प्रश्न मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आता है आपका हरित रेलवे। अब नाम से ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण हितैषी योजना है ये, ठीक है। अब देखो पर्यावरण को क्षति कैसे होती है रेल से। अब या तो वो डीजल से चल रही है तो उससे निकलने वाला धुआं, उससे हमारा वायु प्रदूषण होगा। साथ में कई सारी चीज़ें हैं जिससे जीव जंतु या पक्षी उनको भी हानि पहुंच सकती है। अब आने वाले समय में जितनी भी ट्रेन हैं भारत की या विश्व की, या तो आप उनको बिजली से चलते देखोगे, या फिर हो सकता है आने वाले समय में जितनी भी ट्रेन हैं उनका कुछ हिस्सा बैटरी से चले, यानी कि जो इंजन है वो बैटरी से चले। और ये कोई ताजुब की बात नहीं है, बैटरी से चलने वाले इंजन का परीक्षण भारत ने कर लिया है। आपने पहले 2-3 दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा होगा कि विश्व का पहला बैटरी से चलने वाला जो रेल इंजन है उसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण है वो भारत कर चुका है, ठीक है। तो बड़ी बात नहीं है, आने वाले जो समय है, जो आगे का 10 साल है, वो रेल मंत्रालय के लिए बहुत ही अहम है। और इसीलिए रेल मंत्रालय द्वारा 2030 तक भारतीय रेलवे को हरित रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हरित रेलवे का लक्ष्य रेल मंत्रालय के द्वारा कब तक रखा गया, तो आपको समय सीमा बतानी है 2030 तक, ठीक है। नहीं, लगभग 10 सालों में जितनी भी इंडियन रेलवे है वो पूरा का पूरा आपका ग्रीन रेलवे बन जाएगा, ठीक है। साथ ही रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, वैश्विक ताप, यानी कि थोड़ा थोड़ा ताप बढ़ते हुए क्या होता है कि एकदम से एवरेजन ताप बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, जो आपके हिमनद हैं वो पिघलने लगते हैं, उससे नदियों में बाढ़ आएगी, बाढ़ से क्या होगा, जो आबादी है वो परेशान होगी। साथ में जलवायु परिवर्तन से कई सारी जो स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, वो विलुप्त होती कहीं ना कहीं दिख रही हैं। तो उन्हीं को लेकर के ये जो आपका रेल मंत्रालय है वो कहीं ना कहीं योजनाएं इसके लिए भी चला रहा है। नेक्स्ट आता है इफ़ इट ब्लीड्स, एक पुस्तक है, बहुत ही चर्चित पुस्तक है, और इनके जो लेखक हैं वो स्टीफन किंग हैं। और स्टीफन किंग की बहुत सारी पुस्तकें हैं, आगे हम लोग देखेंगे, इनकी एक लिस्ट मैंने लगा रखी है। तो चर्चा का विषय क्यों है देखते हैं। ये जो पुस्तक है आपकी इफ़ इट ब्लीड, ये 4 कहानियों का संग्रह है, यानी कि 4 कहानियाँ उठाई इन्होंने, उनका निचोड़ निकाल करके एक पुस्तक में डाल दिया और उसका नाम क्या दे दिया, इफ़ इट ब्लीड्स, ठीक है। और इस पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। अगर इसके हम पब्लिकेशन की बात करें तो हैचेट इंडिया, यानी कि भारत में ही इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो पुस्तक है इफ़ इट ब्लीड्स, इसके लेखक कौन है, साथ में इसका जो है प्रकाशक कौन है। तो प्रकाशक इसके कौन है, हैचेट इंडिया, और इसके लेखक कौन है, स्टीफन किंग। साथ में अगर हम स्टीफन किंग की बात करें तो इन्होंने 2014 का नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स ये इसको जीता था, और 2003 में अमेरिकन लेटर्स में विशिष्ट योगदान के लिए इनको नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल से सम्मानित किया गया था। दोनों कथन आपको याद रखना। हो सकता है कि अगर क्वेश्चन टफ बनाएगा तो स्टीफन यानी कि स्टीफन किंग के बारे में दोनों कथन डाल देगा और पूछेगा इनमें से कौन से सही हैं, पहला सही है या दूसरा सही है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो आप इसको यहाँ पे याद रखना है। कुछ पुस्तकें हैं स्टीफन किंग की, आप देख लीजिए। जो स्टीफन किंग की सबसे पहली पुस्तक थी वो थी कैरी, ठीक है। और जो इससे पहले यानी कि इफ़ इट ब्लीड्स के पहले की पुस्तक जो है 2019 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसका नाम है द इंस्टीट्यूट। तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं ये जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, वो यहाँ पे देख लीजिए। पहली है कैरी, दूसरा है द साइनिंग, द स्टैंड, लॉन्ग वॉक, रनिंग मैन, मसरी। तो इस तरीके से कई सारी आप यहाँ पे देख सकते हो, नोट डाउन उसको कर लेना आप। नेक्स्ट आता है संपर्क रहित कार पार्किंग। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो कार पार्किंग है वो आप जाइए, ड्राइवर्स में गाड़ी में है तो अपने आप वो जो जहाँ पे है जगह वहाँ पे सेट कर देगा, और उससे या ना ही कोई उससे हैंड टू हैंड कैश लेगा, क्योंकि आप देखते हो जहाँ जहाँ पार्किंग होती है वहाँ पे पैसे पड़ते हैं उसके। तो आप हैंड टू हैंड यानी कैश रूप में पैसे नहीं दोगे वहाँ पे, होगा क्या, एक सिस्टम यहाँ पे चलाया गया है। तो सिस्टम का नाम आपका है RFID, रीलोडेड इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन,
तो देखते हैं क्या भाई, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बोला जाता है। और यहाँ पे नाम आता है GMR। अगर हम GMR की बात करें तो GMR जो एक कंपनी है उसका 63% हिस्सा जो है इसका भाई, अगर 50% से ऊपर किसी कंपनी का किसी के पास शेयर होता है वो उसका मालिक होता है। तो इस एयरपोर्ट का जो मालिक है वो कौन है, GMR है। इसीलिए राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके पहले GMR लगाया जाता है। ठीक है, तो इसी एयरपोर्ट ने क्या किया है, कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। ठीक है, पार्किंग के लिए भुगतान की जो सीधा प्रीपेड खाते से लिंक जो RFID जो जिसकी मैंने अभी बात की, रीलोडेड इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसमें होता क्या है, जो आपकी कार है या कोई भी गाड़ी है उसमें क्या होगा, जैसे अब मान लीजिए ये कार है तो उसके पीछे एक तरीके से चिप लगा दी जाती है और चिप पे क्या होता है, सीधा आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी का लाइट मारते हैं तो उससे जो भी आपका अकाउंट डिटेल है उनके पास पहुंच जाएगा और अपने आप वहाँ से अब वो जो है वो डेबिट हो जाएगा, जितना भी आपका चार्ज होगा वो। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो सकता है जो कोरोना है उसकी चैन को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट आता है 2022 डैकर युवा ओलंपिक। देखो युवा ओलंपिक 2022 में होने थे और डैकर जो है एक जगह का नाम है। ठीक है, तो युवा ओलंपिक 2022 में होने थे लेकिन इनको बढ़ा दिया गया और 2026 में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। अब देखते हैं क्या भाई, IOC क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2022 में डैकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित करने का फैसले पर पारंपरिक रूप से सहमति जताई। यानी कि पहले भी जो सेनेगल एक देश है वहीं पे होने थे, तो सेनेगल देश भी बोल रहा था भाई कि जो जिस तरीके से महामारी चल रही है, फैल रही है कोरोना, उस वजह से जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहीं ना आगे बढ़ा दिया जाए तो सही रहेगा। तो इस प्रस्ताव को IOC ने मान लिया है और 2026 में इनको करवाने की योजना बनाई गई है। और इससे पहले जो IOC है 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे उनको अगले साल शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि 2021 में होंगे। और 2021 में होंगे कब से कब तक, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। ठीक है, यानी कि 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था वो 2021 में होगा। आज के प्रश्नों की बात करें अगर, तो पहला प्रश्न आपका आता है 2020 के विश्व युवा कौशल दिवस की थीम क्या थी। सेकंड आपका है अंजी खाद पुल की लंबाई कितनी है तथा यह किन दो जगहों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है, लेकिन आपको जो स्थान है, दो पर्टिकुलर पॉइंट हैं जिनके बीच में ये पुल बनाया जाएगा वो आपको बताने हैं। थर्ड आपका है प्रज्ञाता क्या है ये आपको बताना है। फोर्थ आपका है हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा किस संस्था के द्वारा चलाया गया। लास्ट आपका है सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसको चुना गया है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए।